नमस्कार। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर पर नजर डालेंगे। हमारे सामने कुछ स्लाइड्स हैं जो बताती हैं कि कैसे एक व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के सबसे अमीर प्रांत बंगाल पर कब्जा कर लिया। हाँ, और हमारा मकसद इन स्लाइड्स के जरिए 1757 से 1772 के बीच की घटनाओं को मतलब परत दर परत समझना है। बिल्कुल। प्लासी से लेकर वॉरेन हेस्टिंग्स के आने तक बंगाल में क्या-क्या हुआ और इसका अंजाम क्या निकला। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को शुरू से समझते हैं। पहली स्लाइड है तो द अर्ली 18th सेंचुरी ट्रांजिशन। पहला पॉइंट है डिक्लाइन ऑफ मुगल अथॉरिटी, मतलब 1707 के बाद मुगल सत्ता का पतन। हाँ, यहीं से कहानी की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो केंद्रीय मुगल सत्ता थी वो बहुत कमजोर पड़ गई। और इसका नतीजा हुआ, जैसा अगला पॉइंट कहता है, राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, स्वतंत्र राज्यों का उदय, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद। बिल्कुल, ये सूबे कागज पर तो मुगल साम्राज्य का हिस्सा थे, पर असल में वहां के नवाब लगभग आजाद हो चुके थे। और तीसरा पॉइंट, ईआईसी कुवेटेड बंगाल द रिचेस्ट प्रोविंस। ईआईसी की नजर बंगाल पर थी क्योंकि वो सबसे समृद्ध प्रांत था, खासकर टेक्सटाइल्स और सिल्क के लिए। सही बात है। बंगाल उस समय भारत का सबसे अमीर प्रांत था। यहाँ के कपड़े और रेशम की तो पूरी दुनिया में मांग थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अब तक सिर्फ एक व्यापारी थी, उसने इस दौलत को देखा और बंगाल पर कब्जा करने का मन बना लिया। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। 1757 के प्लासी के युद्ध से। हाँ, प्लासी। ये युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली कंपनी की सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि कंपनी ये युद्ध अपनी सैन्य शक्ति से उतना नहीं जीती जितना साजिश और धोखे से। सही कहा। उन्होंने नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया था। प्लासी का युद्ध एक साम्राज्यवादी मोड़ था, द इंपीरियल पिवट। यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से एक राजनीतिक शक्ति में बदल गई। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये स्लाइड है द पपेट नवाब, यानी कठपुतली नवाब। पहला पॉइंट, मीर जाफर को नवाब बनाया गया। हाँ, तो प्लासी की लड़ाई के बाद यही हुआ। मीर जाफर को नाम के लिए नवाब बना दिया, लेकिन असली ताकत तो कंपनी के हाथ में थी। इसीलिए उसे कठपुतली नवाब कहा गया। बिल्कुल, क्योंकि वो वही करता था जो कंपनी चाहती थी, उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं थी। और इसके बदले में, जैसा अगला पॉइंट कहता है, ईआईसी को सैन्य पकड़ और मुफ्त व्यापार का अधिकार मिला। यही तो सौदा था। कंपनी को बंगाल में अपनी सेना रख लें और बिना कोई टैक्स दिए व्यापार करने का अधिकार मिल गया। और यहीं से शुरू हुई, जैसा कि आखिरी पॉइंट में लिखा है, बंगाल की लूट। हाँ, और यहीं से बंगाल के खजाने को खाली करने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसे इतिहास में बंगाल की लूट कहा जाता है। एक व्यवस्थित शोषण था ये। समझ गया। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड का शीर्षक है फ्रिक्शन, द रोड टू बक्सर, बक्सर की ओर। पहला पॉइंट, मिसयूज ऑफ दस्तक, यानी ट्रेड परमिट्स बाय प्राइवेट ब्रिटिश ट्रेडर्स। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। कंपनी के अधिकारियों को दस्तक नाम का एक फ्री पास मिला हुआ था। ये पास किस लिए था? ये पास सिर्फ कंपनी के सामान के लिए था, लेकिन वो इसे अपने निजी व्यापार के लिए भी इस्तेमाल कर रहे थे। इससे नवाब को टैक्स का भारी नुकसान हो रहा था। अच्छा, तो अगला पॉइंट है मीर कासिम, जो नया नवाब था, उसने आंतरिक करों को समाप्त करने का प्रयास किया। हाँ, जब नए नवाब मीर कासिम ने देखा कि इस भेदभाव की वजह से भारतीय व्यापारी बर्बाद हो रहे हैं, तो उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उसने सभी व्यापारियों के लिए, चाहे भारतीय हों या ब्रिटिश, टैक्स ही खत्म कर दिया। लेकिन इससे तो कंपनी नाराज हो गई होगी। नाराज क्या, आग बबूला हो गए। ये कंपनी के लालच और नवाब के अपने राज्यों को चलाने के अधिकार के बीच की सीधी टक्कर थी। यही कॉन्फ्लिक्ट था। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो बैटल ऑफ बक्सर 1764, बक्सर का युद्ध। इसमें एक तरफ थे मीर कासिम, शुजा-उद-दौला, जो अवध के नवाब थे, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। हाँ, तीन बड़ी भारतीय शक्तियां एक साथ थीं। और दूसरी तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे, और नतीजा वो हार गए। हाँ, और बक्सर का युद्ध मेरे ख्याल से प्लासी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। वो क्यों? देखिए, प्लासी की जीत तो धोखे से हुई थी, लेकिन बक्सर में कंपनी की एक छोटी सी सेना ने बंगाल, अवध और मुगल सम्राट की मिलीजुली बहुत बड़ी सेना को हराया था। अच्छा, तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि पूरे भारत में ये साबित हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना सबसे ताकतवर है। ये एक निर्णायक सैन्य जीत थी।
इसने ब्रिटिश सैन्य सर्वोच्चता स्थापित कर दी। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो बक्सर की जीत के बाद हुई ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद यानी इलाहाबाद की संधि 1765 में। पहला पॉइंट है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने EIC को दीवानी राइट्स प्रदान किए। ये बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा मोड़ था। दीवानी अधिकार का मतलब था कि अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स वसूलने का कानूनी अधिकार कंपनी को मिल गया। और ये अधिकार खुद मुगल सम्राट ने दिया था। हाँ, यही तो बात थी। अब कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं रही, वो इस विशाल और अमीर इलाके की असली मालिक या कह सकते हैं जमींदार बन गई। सारा पैसा अब सीधे कंपनी की तिजोरी में जाने वाला था। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये स्लाइड है डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट 1765 से 1772 तक। बंगाल में द्वैध शासन। पहला पॉइंट, कंपनी के पास थी दीवानी यानी रेवेन्यू और फाइनेंस। और दूसरा पॉइंट, नवाब के पास थी निजामत मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस। और इसे शुरू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। हाँ, रॉबर्ट क्लाइव ने एक बहुत ही चालाक व्यवस्था बनाई थी। इसे द्वैध शासन या दोहरी सरकार कहते हैं। तो इसका मतलब क्या था आसान शब्दों में? इसका मतलब था कि पैसा वसूलने और खजाना संभालने का सारा काम मतलब दीवानी कंपनी करेगी, लेकिन प्रशासन, पुलिस और न्याय यानी निजामत की जिम्मेदारी नवाब की होगी। अच्छा, तो मतलब पैसा कंपनी के पास और जिम्मेदारी नवाब के पास? बिल्कुल, आपने सही समझा। चलिए अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। स्लाइड का शीर्षक है द ग्रेट फ्लॉ यानी बड़ी खामी। पहला पॉइंट, कंपनी के पास थी पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिना उत्तरदायित्व के शक्ति। और दूसरा पॉइंट, नवाब के पास थी रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर, बिना शक्ति के उत्तरदायित्व। तो पिछली स्लाइड में जो व्यवस्था बताई गई उसकी सबसे बड़ी खामी यही थी। हाँ, कंपनी के पास सारा पैसा और सारी शक्ति तो थी, लेकिन जनता के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। और नवाब? नवाब के पास सारी जिम्मेदारियां थीं, लेकिन उसके पास न तो पैसा था और न ही शक्ति। इस असंतुलन का नतीजा ये हुआ कि पूरा प्रशासन ठप पड़ गया, एक प्रशासनिक विफलता। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। द बंगाल फेमाइन 1770 परिणाम, बंगाल का अकाल। पहला पॉइंट कहता है कि राजस्व एजेंटों द्वारा अत्यधिक भ्रष्टाचार और उत्पीड़न हो रहा था। द्वैध शासन का सबसे भयानक परिणाम था 1770 का अकाल। कंपनी के एजेंट बेरहमी से टैक्स वसूल रहे थे, उन्हें लोगों की कोई परवाह ही नहीं थी। और अगला पॉइंट तो और भी भयानक है। बंगाल की 1/3 आबादी, लगभग 1 करोड़ लोग नष्ट हो गई। हाँ, और जब अकाल पड़ा तो कंपनी ने कोई मदद नहीं की। क्यों? क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। और नवाब मदद करना चाहता था, लेकिन उसके पास शक्ति यानी पैसा ही नहीं था। इस प्रशासनिक विफलता की कीमत बंगाल की 1/3 आबादी ने अपनी जान देकर चुकाई। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। एंड ऑफ द डुअल सिस्टम 1772, द्वैध शासन की समाप्ति। वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर नियुक्त किया गया। उसने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया और बंगाल को सीधे कंपनी के शासन में लाया गया। हाँ, जब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए तब कंपनी को समझ आया कि ये दोहरी व्यवस्था अब नहीं चल सकती। तो वॉरेन हेस्टिंग्स को इसलिए भेजा गया था? बिल्कुल, उसे गवर्नर बनाकर भेजा गया और उसने आते ही इस सिस्टम को खत्म कर दिया। अब कंपनी ने नवाब को पूरी तरह से हटाकर बंगाल का शासन सीधे अपने हाथों में ले लिया। तो अब शक्ति और जिम्मेदारी दोनों कंपनी के पास आ गई। हाँ, अब वो पूरी तरह से शासक बन गए थे। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स यानी प्रशासनिक सुधार। पहला पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, जिला कलेक्टरों की नियुक्ति। हाँ, अब सीधे शासन करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत थी। यहीं से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद बनाया गया। और इनकी जिम्मेदारी क्या थी? इनका काम था जिले में राजस्व वसूलना और कानून व्यवस्था बनाए रखना। और ये पद आज भी भारतीय प्रशासन का एक बहुत अहम हिस्सा है। और अगला पॉइंट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, केंद्रीय प्रशासन की नींव। बिल्कुल, इसके साथ ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, जो भारत में एक केंद्रीय प्रशासन बनाने की पहली कोशिश थी। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये एक समरी टाइमलाइन है, समय रेखा सार। हाँ, 1757 प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध, हाँ, 1765 इलाहाबाद की संधि और द्वैध शासन की शुरुआत, फिर 1770 का महान अकाल और 1772 में द्वैध शासन समाप्त। ये टाइमलाइन दिखाती है कि बदलाव कितनी तेजी से हुए। सिर्फ 15 सालों के अंदर अंदर प्लासी की लड़ाई से लेकर द्वैध शासन के खत्म होने तक बंगाल की और साथ ही भारत की राजनीति
पूरी तरह बदल गई। हर घटना दूसरी घटना से जुड़ी हुई थी। बिल्कुल। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। द इंपीरियल पिवट यानी साम्राज्यवादी मोड़। पहला पॉइंट, EIC का रूपांतरण व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक शक्ति में। हाँ, ये पूरी चर्चा का सार है। बंगाल की जीत के बाद EIC सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी नहीं रही, वो एक राजनीतिक और सैन्य ताकत बन गई। और अगला पॉइंट कहता है कि बंगाल के राजस्व ने भविष्य के युद्धों जैसे मैसूर और मराठा के साथ हुए युद्धों को वित्त पोषित किया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बंगाल से मिले बेशुमार पैसे का इस्तेमाल कंपनी ने बाकी भारत को जीतने के लिए किया। मैसूर और मराठों के साथ जो लंबी लड़ाइयां हुई, उनका खर्चा बंगाल के खजाने से ही उठाया गया। तो मतलब ब्रिटिश राज की नींव यहीं रखी गई। बिल्कुल, यहीं ब्रिटिश राज की असली नींव पड़ी। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या है? अगर हम एंग्लो मैसूर युद्ध के बारे में जानेंगे और हैदर अली और टीपू सुल्तान के प्रतिरोध के बारे में। जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा, बंगाल का पैसा अब दूसरी लड़ाइयों में इस्तेमाल होने वाला था। तो अगला बड़ा संघर्ष दक्षिण में मैसूर राज्य के साथ हुआ, जहां हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने कंपनी को कड़ी टक्कर दी। लेकिन ये कहानी अगले हिस्से के लिए हाँ, है। बिल्कुल। अब हमारे सामने कुछ सवाल हैं जो इसी विषय पर आधारित हैं। चलिए उन्हें देखते हैं। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुगल सत्ता के पतन के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब बी है। बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसे स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। जैसा कि हमने शुरू में ही चर्चा की थी, 1707 के बाद केंद्रीय मुगल सत्ता कमजोर हो गई थी, जिससे इन प्रांतीय गवर्नरों ने खुद को लगभग स्वतंत्र घोषित कर दिया था। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर बंगाल प्रांत पर क्यों थी? इसका जवाब सी है। बंगाल उस समय भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था, खासकर अपने वस्त्र और रेशम के व्यापार के लिए। कंपनी की नजर इसी दौलत पर थी। मीर जाफर को नवाब बनाए जाने के बाद बंगाल में किस दौर की शुरुआत हुई? इसका सही जवाब है बी, बंगाल की लूट। मीर जाफर एक कठपुतली नवाब था और उसके शासनकाल में कंपनी ने बंगाल के धन का भरपूर शोषण किया। ठीक है, चौथा प्रश्न। नवाब मीर कासिम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य आर्थिक कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था बी, निजी ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग। इससे नवाब को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा था और यही टकराव की जड़ बना। ब्रिटिश व्यापारियों के अनुचित लाभ को समाप्त करने के लिए मीर कासिम ने कौन सा बड़ा कदम उठाया? उसने बी, सभी आंतरिक व्यापार शुल्कों को समाप्त कर दिया। उसका मकसद भारतीय और ब्रिटिश व्यापारियों को बराबर का मौका देना था, लेकिन इससे अंग्रेज नाराज हो गए। 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले त्रिगुट में कौन शामिल था? वह त्रिगुट बी था, जिसमें बंगाल के मीर कासिम, अवध के शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय शामिल थे। बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? ब्रिटिश सेना का नेतृत्व सी, हेक्टर मुनरो ने किया था। इस जीत ने ही भारत में ब्रिटिश सैन्य वर्चस्व स्थापित किया। इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन सा प्रमुख अधिकार प्रदान किया? सम्राट ने बी, दीवानी अधिकार दिए, यानी बंगाल, बिहार और ओडिशा में राजस्व वसूलने का अधिकार। 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की? ये व्यवस्था सी, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू की गई थी, जिसने प्रशासन को कंपनी और नवाब के बीच बांट दिया था। द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत दीवानी और निजामत के कार्य किसके पास थे? सही जवाब सी है। दीवानी मतलब राजस्व और वित्त कंपनी के पास थी, जबकि निजामत यानी प्रशासन और न्याय नवाब के पास। द्वैध शासन प्रणाली को प्रशासनिक विफलता क्यों माना गया? इसका कारण बी है। कंपनी के पास बिना उत्तरदायित्व के शक्ति थी और नवाब के पास बिना शक्ति के उत्तरदायित्व था। यह असंतुलन ही विफलता का कारण बना। एक महान अकाल जिसमें बंगाल की लगभग 1/3 आबादी खत्म हो गई। 1772 में द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया? ये काम सी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया, जिसे उस समय गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स के प्रशासनिक सुधारों के तहत राजस्व और कानून व्यवस्था के लिए कौन सा नया पद बनाया गया था? वो नया पद बी, जिला कलेक्टर का था, जो आधुनिक भारतीय प्रशासन की नींव बना। और आखिरी प्रश्न,
बंगाल की विजय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चरित्र को कैसे बदल दिया? इसका सही जवाब सी है। यह एक व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक शक्ति में बदल गई और बंगाल का पैसा भविष्य के युद्धों को फंड करने के काम आया। तो इन स्लाइड्स के जरिए हमने देखा कि कैसे महज 15 सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर कब्जा किया, एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो विनाशकारी साबित हुई और फिर सीधे सत्ता संभाल ली। हाँ, और ये सिर्फ बंगाल की कहानी में ही है, बल्कि ये पूरे भारत पर ब्रिटिश राज की स्थापना की कहानी है। बिल्कुल। ये पूरी कहानी एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न छोड़ जाती है। जब कोई व्यावसायिक संस्था बिना किसी जवाबदेही के एक राज्य जैसी शक्ति हासिल कर लेती है, तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं? सही बात है। बंगाल की कहानी हमें इतिहास से एक बहुत कठोर सबक सिखाती है, जो आज भी प्रासंगिक है।